What's up everyone? Welcome back to the channel, guys. आज बारी आ गई है बिल्कुल लास्ट यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज मार्केट्स। मार्केट्स में दो चैप्टर्स हैं हमारे पास। पहला है मेन मार्केट फॉर्म्स, जिसमें हमारे सिलेबस में बस परफेक्ट कंपटीशन है तो हमें वही पढ़ना है, और दूसरी है हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन, जो कि नेक्स्ट यूनिट है। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम ये खत्म करेंगे, चैप्टर नंबर 10, और अगले पार्ट में हम चैप्टर नंबर 11 को भी समाप्त कर देंगे। तो आइए जल्दी से माइक्रो इकोनॉमिक्स को समाप्त करते हैं और हमारी ये सीरीज भी परफेक्ट तरीके से खत्म हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। टॉपिक का नाम है मेन मार्केट फॉर्म्स। मेन मार्केट फॉर्म्स का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो बाजार हैं, हमारे पास जो मार्केट्स हैं, वो कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, देखो मार्केट्स में ना बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे बाजारों को भी डिफाइन करा गया है ना। जैसे हम मंडी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल वीट, तो हर दुकान पे आप देखते हो वीट अवेलेबल होता है। उसको अलग से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सब लोग बस वीट बेच रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप देखते हो बनाना है, फ्रूट्स, सब बनाना सेल कर रहे हैं, सब एप्पल सेल कर रहे हैं, राइट। तो वो एक मार्केट है। दूसरी मार्केट अगर आप जाओ तो कपड़ा बाजार, आप इसी तरीके से वहां पे सारे कपड़े देखते हो अलग अलग तरीके के। इसी तरीके से आप कॉस्मेटिक्स देखते हो। तो अलग अलग तरीके की फीचर्स वाली मार्केट्स हो सकती हैं। वही सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, मार्केट इज लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। ऑफ कोर्स बाजार नहीं होगा तो कैसे पैसे का लेन देन होगा। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कैरी आउट देयर ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट्स। इसका मतलब है बच्चों, एक ऐसी जगह जहां पे प्रोड्यूसर आएगा जो सामान बेचेगा, या सेलर आएगा जो सामान बेचेगा, और कंज्यूमर आएगा जो सामान को खरीदेगा, राइट। तो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है मार्केट का मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता। अगर आप एक आम आदमी से पूछोगे तो वो बोलता है मार्केट का मतलब कोई जगह होगी, कोई प्लेस होगी। लेकिन आप किसी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट से बोलोगे तो वो बोलेगा सिर्फ जगह नहीं है, मार्केट तो बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर एरिया है ना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मार्केट, राइट। देखो लिखा हुआ इट इज नॉट नेसेसरी टू असेंबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर सेल एंड परचेज। आजकल तो असेंबल होने की जरूरत नहीं होती, एक जगह पे आने की भी जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन भी आप चीजें कर सकते हो। द ओनली कंडीशन इज दैट दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रू एनी मीडियम। जैसे इंटरनेट हो सकता है, टेलीकॉम हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से सेल परचेज तो हो सकता है। तो क्या बोला गया है बच्चों, मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन। एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक कांटेक्ट में आए एक दूसरे के साथ, ताकि मनी एक से दूसरी जगह जा सके, गुड्स एंड सर्विसेज एक से दूसरी जगह जा सके, परचेज और सेल दोनों हो पाए। तो मार्केट एक पूरा बड़ा एरिया है जहां पे परचेज सेल दोनों ही हो पा रही हैं, बायर सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में है। उसके बाद बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, पूरा बड़ा एरिया होगा। दूसरा, बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। कोई ना कोई कॉमोडिटी होगी जो आप सेल करने वाले हो, कोई गुड्स या कोई सर्विसेज। कंपटीशन भी मार्केट में होगा। कंपटीशन का क्या मतलब है कि भैया बहुत सारे बायर्स होंगे, तो अगर सामान कम है वो compete करेंगे उस सामान को लेने के लिए। बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो अगर सेलर्स हैं तो सेलर्स भी आपस में compete करेंगे कि किसका सामान बिकेगा, तभी तो प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर सेलर आपस में compete करते हैं तो हर सेलर अपना सामान बेचना चाहता है, तो प्राइस कम होता है। बायर्स आपस में compete करते हैं तो प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हर इंसान उस सामान को खरीदना चाहता है। तो जब भी किसी सामान की इतनी डिमांड होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो कंपटीशन की वजह से बच्चों प्राइस भी कम ज्यादा होता है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, कितने तरीके की मार्केट्स हो सकती हैं बच्चों। दो प्रकार की मार्केट्स होती हैं बेटा, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन लिखा हुआ है। अगर आप सीबीएसई के सिलेबस में जाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही हमारे सिलेबस में है। तो परफेक्ट कंपटीशन मैं फिर भी आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है, अभी रेवेन्यू में भी हमने पढ़ा था, जहां पे प्राइस सेम रहेगा। आप चाहे 1 यूनिट खरीदो, चाहे 2 यूनिट खरीदो, चाहे 200 यूनिट खरीदो, चाहे 500 यूनिट खरीदो, सेम प्राइस पे ही बिकेगा। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, जहां पे अगर ज्यादा यूनिट बेचनी है तो सेलर प्राइस कम कर देता है कि ठीक है भैया 1 यूनिट 500 की है,
10 खरीदोगे तो 490 की एक लगा दूंगा, 100 खरीदोगे तो 475 की एक लगा दूंगा। तो ज्यादा सामान बेचने के लिए प्राइस जहां पे कम होता है उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन भी हम बोल देते हैं। अब इम्परफेक्ट में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मोनोपोली। मोनोपोली में बच्चों एक ही सेलर होता है, सिंगल सेलर। जैसे रेलवेज, रेलवे में किसकी मोनोपोली है? सरकार की, एक ही सेलर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हमारे जो नॉर्मल हमें मार्केट बाहर देखने को मिलती है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली किसको बोलते हैं बच्चों? जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, जहां पे 2-4 सेलर्स होते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक देख लो, कोल्ड ड्रिंक्स में आप देखते हो ना कि सिर्फ पेप्सी हो गया, कोक हो गया, यही हमारे पास मेनली कुछ सेलर्स हैं। पार्ले हो गया, फ्रूटी वगैरह बेचते हैं। इसके साथ आप कम्युनिकेशन देख लो, सिर्फ एयरटेल है, जियो है, बस 2-4 ही सेलर्स हैं कम्युनिकेशन में भी। तो ओलिगोपोली बोलते हैं जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सिंगल सेलर, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट बन जाता है। परफेक्ट कंपटीशन को आ जाओ, अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन क्या है बेटा जी? लिखा हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। कैसे प्रोडक्ट में डील करेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चों कि ये प्रोडक्ट सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम। अगर 50 दुकानें हैं तो 50 के 50 दुकान पे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये पेन खरीदना है, तो यही सेम पेन, सेम कलर, सेम साइज, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। इस पेन का सब कुछ सेम होगा, तो इसको हम बोल देंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो होमोजीनियस होता है जिसमें सब फिक्स रहता है। और इसका प्राइस कैसे फिक्स्ड होगा? बाय द मार्केट। मार्केट का मतलब डिमांड सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एक प्राइस आएगा, उसी प्राइस को जितनी भी दुकानें होंगी सब अडॉप्ट करेगी। कोई भी दुकानदार इसको ज्यादा या कम पे नहीं बेचेगा। इसका मतलब प्राइस कैसा रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। तो कैसी होती है परफेक्ट कंपटीशन? जहां पे बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, यानी सेम टू सेम रहने वाला है। प्राइस कौन फिक्स करेगा? इंडस्ट्री या मार्केट फिक्स करेगी। ऑल्दो इस तरीके की मार्केट ढूंढना बहुत मुश्किल है कि एक बाजार में 50 दुकानें और 50 की 50 पे सेम प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं ना, हर दुकान पे कुछ ना कुछ अलग होता है। एक बोलता है कोलगेट ले लो, एक बोलता है पेप्सोडेंट ले लो, एक बोलता है डाबर ले लो, एक बोलता है पतंजलि का टूथपेस्ट ले लो। सब अलग 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 सामान बेच रहे हैं, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सेम होना चाहिए। तो ऐसी मार्केट ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन रियलिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज नेवर एक्सिस्टेड। क्लोजेस्ट एग्जाम्पल इसका हो सकता है एग्रीकल्चरल गुड्स। जैसे कि हम लोग मंडी में देखते हैं वीट बिक रहा है, राइस बिक रहा है, तो हर दुकान पे काफी सिमिलर ही है और वही सेम प्राइस पे बेच रहे होते हैं। प्राइस एक बार डिसाइड हो जाता है, उसके बाद प्राइस आगे पीछे नहीं करते ये लोग, ठीक है। तो इसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोल देते हैं। सर इसके फीचर्स बता दो। फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है बेटा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। अब एग्जाम में क्या आता है, इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं कि बताओ बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होने से क्या फर्क पड़ता है। बच्चों बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होने से ये फर्क पड़ता है, सबसे पहले ये समझो कि अगर बहुत सारे सेलर हैं और एक सेलर प्राइस को महंगा करना चाहे, ज्यादा बेचना चाहे, जैसे 50 दुकानें, 49 दुकानें बेच रही हैं 25 रुपए पर केजी पे वीट, एक बोल रहा है मैं तो 30 रुपए बेचूंगा, तो उसका बिकने नहीं वाला, क्योंकि 49 शॉप्स तो बेच रही हैं 20 रुपए, वो 25 रुपए बेचना चाह रहा है, तो नहीं बिकने वाला ना। तो एक सिंगल सेलर प्राइस को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक सिंगल बायर बोले, बहुत सारे बायर्स हैं, एक बायर बोले ना भाई ना, मैं तो 20 नहीं दूंगा, मैं तो 15 रुपए दूंगा इसके, तो अब आप खुद सोचो, सेलर बोलेगा अरे भाई बहुत सारे बायर्स हैं, लेना है ले, नहीं तो आगे चल, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज बहुत सारे बायर्स हैं तो सेलर भी अपना प्राइस नहीं चेंज करता, बहुत सारे सेलर्स हैं तो कस्टमर भी ऊपर नीचे नहीं करता, तो प्राइस कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये इसका इंप्लीकेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज इनसिग्निफिकेंट। एक के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। सिमिलरली एक बायर जो है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे हैं। तो इस कंडीशन में जो प्राइस है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ना। अंडर सच कंडीशंस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, एंड ईच बायर एंड सेलर हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस। प्राइस डिसाइड कैसे होता है बच्चों,
देखो इस तरीके से ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इसके सामने जो प्राइस होगा बस ये प्राइस मार्केट में चलने वाला है, यही हम इक्विलिब्रियम प्राइस ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। होमोजीनियस का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम साइज, सेम शेप, सेम क्वालिटी, सेम कलर, सब सेम होगा, 100% आइडेंटिकल, हर दुकान पे वही प्रोडक्ट 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा बच्चों। अब इसका क्या इंप्लीकेशन है आप खुद सोचो। अगर हर दुकान पे सेम प्रोडक्ट है तो क्या कोई एक सेलर अपने प्रोडक्ट को खास बता के ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ही सेम है, हर दुकान पे वही सेम प्रोडक्ट है। तो फिर से इसका इंप्लीकेशन यही है कि ड्यू टू होमोजीनियस कैरेक्टर कोई भी सेलर प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर सकता, तो कांस्टेंट प्राइस ही चलने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है, implication is that buyers treat the product as identical, therefore the buyers are willing to pay only the same price। ठीक है, तो इस केस में भी कैसा रहता है? यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। ठीक है, तीसरा फीचर क्या आ रहा है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या होता है बच्चों की इस मार्केट में आपको फ्रीडम मिलता है, आप जब चाहे दुकान खोल सकते हो, यानी इस मार्केट में आ सकते हो, जब चाहे मार्केट छोड़ के जा सकते हो। एज्यूम कर लो कि ये मार्केट है और इस मार्केट में ये सेलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये सेलर्स हैं। ठीक है, अब एज्यूम करो बच्चों कि ये बहुत प्रॉफिट कमाने लगे, बहुत प्रॉफिट कमाने लगे। बहुत ज्यादा प्रॉफिट अगर कमाने लगते हैं तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, कि यार नॉर्मली तो इतना नहीं कमाते, ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन कमा रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इस बाजार में, इस मार्केट में कोई भी आके दुकान खोल सकता है, तो जो बाहर जो लोग दूसरा सामान बेच रहे होंगे वो भी इस मार्केट में आना चाहेंगे, यानी कि वो भी इस मार्केट में आएंगे, नए सेलर्स एंटर कर जाएंगे। एंटर कर जाएंगे क्यों? क्योंकि एंट्री फ्री है भाई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं लगाया हुआ, जब चाहे जो चाहे दुकान खोल सकता है। तो अब देखो नए सेलर्स आ गए, 1 2 3 4, जिसको जहां जगह मिली उसने अपनी दुकान बना ली। नए सेलर्स आ गए, बहुत सारे और सेलर्स आ गए क्योंकि एंट्री फ्री थी। अब आप सोचो जब एंट्री फ्री है, बहुत सारे नए सेलर्स आ जाएंगे, जैसे ही सेलर बढ़ेंगे क्या कंपटीशन भी बढ़ जाएगा? जैसे ही सेलर बढ़ेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा? हर सेलर अपना सामान बेचना चाहेगा, तो अल्टीमेटली ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये हट जाएगा, क्योंकि प्राइस को कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करना पड़ेगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगी कि ठीक है यार, जेन्युइन नहीं कमा पाएंगे, उल्टा सीधा तो नहीं कमा पाएंगे। वहीं पे बच्चों अगर इस मार्केट में एबनॉर्मल लॉस हो रहा हो, अगर इस मार्केट में एबनॉर्मल लॉस हो रहा हो, यानी बहुत सारे सेलर्स की वजह से एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, इतने ज्यादा सेलर्स हो गए हैं, कस्टमर इतने हैं नहीं, सामान बिक नहीं रहा, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो जब लॉस होता है तो लोग उस धंधे को बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे सेलर्स यहां से एग्जिट कर जाएंगे, मार्केट छोड़ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, मार्केट छोड़ जाएंगे, क्योंकि एग्जिट भी फ्री है। जैसे मार्केट में कोई भी आके दुकान खोल सकता था, वैसे ही जब चाहो आप दुकान बंद भी कर सकते हो, एग्जिट भी फ्री है, एंट्री एग्जिट दोनों फ्री है। अब क्या होगा बताओ, जब इसमें से आधे लोग मार्केट छोड़ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, तो बताओ क्या अब नंबर ऑफ सेलर कम हो गए? जब नंबर ऑफ सेलर कम हो जाते हैं, बेचने वाले कम हो जाते हैं, तो उससे प्राइस बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो गई ना। जब भी किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है इकोनॉमी में, तो वो महंगा बिकने लगता है। तो इससे क्या होगा, ये एबनॉर्मल लॉस खत्म और वापस से किस पे चले जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है, ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, ना एबनॉर्मल लॉस होगा। इंप्लीकेशन इसका ये है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स पे ही चलती रहेगी। फर्म विल ऑलवेज बी देयर ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है every seller has the freedom to enter or exit the industry. There are no artificial or natural barriers. किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। इससे हमें लगता है absence of abnormal profits and abnormal
लॉसेस। ये जो सारी चीजें लिखवाई ये यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई। देखो, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सिग्निफाइज दैट देयर आर नो बैरियर्स ऑफ एंट्री टू द फर्म। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, तो न्यू फर्म्स एंटर करेंगी। एंटर करने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी जिससे प्राइस गिरने लगेगा और फिर प्रॉफिट्स भी गिरने लगेंगे, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म। उसी तरीके से अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा होगा तो एग्जिट पे भी कोई बैरियर नहीं है, तो फर्म एग्जिट कर सकती है आसानी से। फर्म जब छोड़ के चली जाएंगी, कम लोग रह जाएंगे उस बिजनेस में डील करने वाले, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका एबनॉर्मल लॉस भी खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली घुमा फिरा के नॉर्मल प्रॉफिट पे ही आ जाना है। ठीक है, तो देखो पहला क्या पढ़ा, बहुत सारे बायर सेलर, प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होगा, परफेक्ट नॉलेज होगी बायर्स और सेलर्स में। ये भी एक बच्चों फीचर है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम ये मान के चलते हैं कि हर बायर को भी और हर सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो सबको सब कुछ पता है प्रोडक्ट के बारे में। जब भी ऐसा होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है, तो फिर से कोई भी प्राइस उल्टा सीधा नहीं चार्ज कर सकता। तो इसका इंप्लीकेशन भी यही रहता है कि भैया यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिस्ट करता है। तो परफेक्ट नॉलेज का मतलब बायर्स और सेलर्स फुल्ली इन्फॉर्म्ड है। The implication is that no firm is in a position to charge a different price and no buyer will pay a higher price. As a result, uniform price prevails. ठीक है जी। अगला फीचर क्या आता है बच्चों, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि जब भी सामान बनाना है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का परफेक्ट मोबिलिटी है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगने वाली, आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही। देखो, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं मान लूं कि लग रही है, तो एक दुकानदार कहीं दूर से मंगाएगा सामान, दूसरा कहीं और से मंगाएगा, तीसरा कहीं और से मंगाएगा, तो प्राइस अलग अलग हो जाएंगे ना। जबकि हमने पढ़ा इसमें तो प्राइस एक ही रहता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। सिमिलरली नो सेलिंग कॉस्ट, कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं है। सेलिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं बच्चों, एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, 50 दुकानें हैं, 50 के 50 सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ऐड कराने की क्या जरूरत है। ऐड तो बच्चों तब कराना पड़ता है जब आप अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो तो व्हाट इज द नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट, कोई जरूरत नहीं है। और किसी बेवकूफ ने अगर करा भी दिया तो उसने फिर सबका ऐड कर दिया क्योंकि सबके पास एक ही प्रोडक्ट है। तो ऐड तब होता है जब प्रोडक्ट अलग अलग होता है, तो इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यानी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आ रहा है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन। अब बच्चों कुछ नहीं है ये परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ज्यादा बड़ा टर्म है, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं। प्योर कंपटीशन में बस थोड़े कम फीचर्स होते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड इन वाइडर सेंस एज कंपेयर टू प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में बस 3 कंडीशंस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट और एंट्री एग्जिट फ्री है। बाकी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, ये सब हो सकता है प्योर कंपटीशन में। तो प्योर कंपटीशन आ जाए तो सिर्फ 3 फीचर लिखना, परफेक्ट कंपटीशन में बाकी भी जोड़ देना। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आ रहा है बच्चों, इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर का मतलब है कि फर्म खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करती। कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है। मैंने आपको अभी पीछे बताया अभी कि अल्टीमेटली कैसे प्राइस डिसाइड होता है। एक डिमांड कर्व है, ये देखो ये नीचे की तरफ गया, ये सप्लाई कर्व है। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इसके सामने जो प्राइस आएगा यही प्राइस फर्म अडॉप्ट करेगी, है ना। यही AR है, यही MR है, यही प्राइस है। रेवेन्यू में भी ये कर्व बनाया था या नहीं बनाया था, बनाया था ना। रेवेन्यू में भी यही पढ़ाया था परफेक्ट कंपटीशन में, यही प्राइस, यही AR, यही MR। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस टेकर मीन्स दैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, जो इंडस्ट्री ने सेट करा वो प्राइस अडॉप्ट कर लेगी। ये कर्व ध्यान रखना, बना के आना है आपको, इसमें कुछ नहीं है। देन डिमांड कर्व कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। होमोजीनियस का मतलब सेम प्रोडक्ट, तो इस केस में फर्म प्राइस टेकर है। तो डिमांड कर्व कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन, AR ही डिमांड कर्व होता है। AR को ही प्राइस बोलते हैं, इसी को डिमांड कर्व बोलते हैं, क्योंकि प्राइस कैसे फिक्स्ड हुआ, इंडस्ट्री के थ्रू फिक्स हुआ। तो डिमांड कर्व भी ऐसा बनता है परफेक्टली इलास्टिक।
ठीक है, देखो MR इज इक्वल टू AR अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेम रहता है, तो यही हमारा प्राइस का, यही हमारा AR का, यही हमारा डिमांड का कर्व रहता है। ये हमने रेवेन्यू में भी पढ़ा था। परफेक्ट हो गया बच्चों जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। ये कर्व मैंने पूरा रेवेन्यू में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन में शुरू में ही कर्व एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम बनाना है आपको, ठीक है। सॉर्ट हो गया बच्चों जी, डन, चैप्टर समाप्त। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 11 वो शुरू करेंगे और आपका पूरा ही सिलेबस समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।